तो स्टूडेंट ये चैप्टर 1 है आपका. वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 5 एंड चैप्टर 3 दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट है ना फॉर द सिविक्स एंड मैनी क्वेश्चंस मे कम फ्रॉम दैट चैप्टर है ना फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम, एनुअल एग्जाम. उसमें बहुत सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनते हैं, वो वहां से आ सकते हैं. देखिए चैप्टर 1 है आपका और ये ऑन इक्वलिटी है. ऑन इक्वलिटी का मतलब होता है आप सीधे सीधे सभी लोग जानते हैं समानता की बात करते हैं हम लोग. समानता यानी इक्वलिटी, जहां पर ऐसा राज्य हो, ऐसा स्टेट हो, ऐसा स्टेट जहां पर जो वहां की गवर्नमेंट हो वो सभी लोगों के साथ क्या करे, इक्वली बिहेव करे. इक्वली बिहेव करे. स्टेट में, उस स्टेट में कैसे भी पर्सन रह रहे हो, चाहे वो पुअर हो या रिच हो, किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी उनका जो जेंडर है वो हो, कैसे भी हो, उनका बैकग्राउंड कैसा भी हो, लेकिन स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि उस स्टेट में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको स्टेट क्या करे, उनके साथ इक्वली बिहेव करे. उनके साथ कैसा बिहेव करे, इक्वली बिहेव करे. इस चैप्टर में हम ये इक्वलिटी चैप्टर में हम यही देखेंगे. हम इस चैप्टर में ये भी देखेंगे कि क्या हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में इक्वलिटी है या नहीं है. अगर है तो उसका क्या एग्जाम्पल है, ऐसे कौन से एग्जाम्पल हम देख सकते हैं. ध्यान दीजिएगा, ऐसे कौन से एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जिससे हमें ये पता चल जाए, जिससे हमें ये पता चल जाए कि इस यहाँ पर इक्वलिटी है, जिससे हमें ये पता चल जाए कि यहाँ पर इक्वलिटी है. तो आपको सीधे सीधे मैं बता देना चाहता हूँ, आप सभी लोगों को मालूम भी होगा हमें क्या मिला हुआ है. हमें मिला हुआ है राइट टू वोट. हमें क्या मिला हुआ है, राइट टू वोट मिला हुआ है. क्या मिला हुआ है, राइट टू वोट मिला हुआ है. मतलब हमें वोट करने का अधिकार है, हमें वोट करने का अधिकार है. और ये कैसा अधिकार है हमारा, ये हमारा पॉलिटिकल राइट है, ये हमारा पॉलिटिकल राइट है, राजनीतिक अधिकार है. तो आप कहेंगे कि सर ये हमारा पॉलिटिकल राइट तो है, लेकिन क्या इससे इक्वलिटी दिखती है? बिल्कुल इक्वलिटी दिखती है, इससे बिल्कुल इक्वलिटी दिखती है. बट हाउ कैसे इक्वलिटी दिख रही है? तो आप ये सोचिए कि जिस दिन वोट होता है, जिस दिन वोटिंग होती है, जिस दिन कोई आप चुनाव इलेक्शन हो रहा है, उस दिन आपके घर के भी मेंबर्स आ रहे हैं, किसी बड़े घराने के जो भी लोग हैं वो भी अपने घरों से निकलकर वोट करने जा रहे हैं, कोई गरीब भी अपने घर से निकलकर वोट करने जा रहा है ना. और सभी लोग कहाँ मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? वहीं मिलते हैं जहां पर वोटिंग हो रही है, उसी सेंटर पर मिलते हैं, उसी केंद्र पर मिलते हैं जहां पर वोटिंग हो रही है. वहां सभी कैसे खड़े रहते हैं? जो लोग रिच पीपल हैं, क्या उनको सबसे पहले बुला लिया जाता है क्या कि आओ आओ आप लोग आ जाओ वोट दे दो? ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है. चाहे वो कैसा भी पर्सन हो, किसी भी उसका बैकग्राउंड कैसा भी हो, उसको लाइन में लगकर, लाइन में खड़े होकर वोट देना पड़ता है. लाइन में खड़े होकर वोट देना पड़ता है. इससे स्पष्ट है, इससे क्लियर है कि हमारी कंट्री में क्या है, इक्वलिटी है. हमारी कंट्री में क्या है, इक्वलिटी है ना, समानता है. हमारा जो देश है, हमारा जो स्टेट है, हमारा चाहे हम कंट्री लेवल की बात करें या अपने चैप्टर पर अभी हम स्टेट लेवल की बात करें, यहां पर हमें इक्वलिटी देखने के लिए मिलती है. तो इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इक्वलिटी. फिर से मैं बता दूं आपको, इक्वलिटी का मीनिंग मैंने बता दिया. इक्वलिटी का मतलब होता है समानता, यानी जहां पर समान व्यवहार हो, असमानता ना हो. इक्वलिटी वहां का जो ट्रीटमेंट है, जो ट्रीट किया जाए वो इक्वली ट्रीट किया जाए. ऑल पीपल्स है ना, ऑल पीपल्स विल बी ट्रीटेड एज इक्वली. ऑल पीपल्स were treated equally under the state या और a country. कंट्री के अंडर में चाहे स्टेट के अंडर में, ऑल द पीपल्स है ना हु आर सिटीजन या अदर भी जो रह रहे हैं, दे विल बी ट्रीटेड इक्वली. इक्वली ट्रीट किए जाएंगे. राइट. सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया कि आपको मैंने ये बताया कि हाउ कैन बी आइडेंटिफाई, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इक्वलिटी इज देयर, कि यहां पर इक्वलिटी है. हमने कहा हाउ कैन बी justify, how can be clear, how can be understand that in our state equality is there. हमारे स्टेट में इक्वलिटी है. So it is the best example. I am telling to you best example. What example? Best example क्या था? मैंने बताया right to vote का. right to vote का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि हमें वोट देने का राइट है. और राइट टू वोट में हम कैसे देखते हैं? हम ऐसे देखते हैं कि द पर्सन हु आर लिविंग दैट स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट, जिस स्टेट में कोई भी पर्सन रह रहा है,
इफ दे आर सिटीजन ऑफ पर्टिकुलर स्टेट, अगर वो वहां के सिटीजन हैं, नागरिक हैं, तो ऑल सिटीजन आर एबल आर हैविंग अ राइट टू वोट। सभी जो पीपल्स हैं उनके पास राइट है किसका? वोट करने का। ये मतलब ये मैटर नहीं करेगा कि वो पुअर है या रिच है, ये मैटर नहीं करेगा। ये मैटर नहीं करेगा कि वो किस रिलीजन का है, कि हिंदू वाले हैं तो हिंदू ही वोट कर सकते हैं, मुस्लिम है तो मुस्लिम वोट नहीं कर सकते हैं, या मुस्लिम वोट कर सकते हैं हिंदू वोट नहीं कर सकते हैं, क्रिश्चियंस हैं वो वोट नहीं कर सकते हैं। ये मैटर नहीं करता है। उस स्टेट के सिटीजन होना चाहिए, मतलब उस कंट्री के अगर आप किसी कंट्री के सिटीजन है, नागरिक हैं, आपका नाम वोटिंग लिस्ट में है बिकॉज यू आर लिविंग देयर, आप वहां रह रहे हैं और इसीलिए आपका वहां पे नाम है वोटिंग लिस्ट में, तो आप वोट देने बेहिचक जाइए, बिना किसी डर के आप लोग वोट देने जाएंगे। और जिस सेंटर पर आप वोट देने जा रहे हैं, पहली बात तो सब लोग वोट देने जा रहे हैं, इससे क्वालिटी समझ में आ रही है, कि नहीं आ रही है वर्षा, है ना? जब सब लोग वोट देने जा रहे हैं तो इससे समझ में आ रहा है कि क्या इक्वालिटी है। और सेकेंड थिंग्स मैं ये बता रहा हूं कि जब सब लोग वहां वोट देने जा रहे हैं तो ऑल पीपल विल बी कहां? एक ही लाइन पर खड़े होंगे, है ना? दे विल बी स्टैंड इन अ वन रो, एक ही लाइन में खड़े होंगे। कोई ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़े आदमी हैं तो 1 घंटे बाद आएंगे तो बाकी भीड़ से उनको हटा के पहले वोट करा दिया जाएगा, ऐसा सिस्टम नहीं है। हमें वहां पर चाहे कैसे भी पीपल हो, वहां लाइन में खड़े होकर उनको वोट देने, जब उनका नंबर आएगा तभी वोट देने जाएंगे। इससे पता चलता है कि हमारी कंट्री में क्या इक्वालिटी है और गवर्नमेंट हमारी क्या कर रही है? इक्वली हमको ट्रीट कर रही है। इसका मतलब ये है। अच्छा, ये बात यहां तक समझ में आई? यस सर। यस सर। कोई क्वेश्चन यहां से? नो सर। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आती है कि ये हमें राइट देता कौन है? ये जो राइट हमें मिल रहा है ना, हमें राइट मिल रहा है, हमें अधिकार मिल रहा है, हमें जो हमारा राइट है। अच्छा, राइट का मतलब समझते हैं क्या होता है? राइट का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि जो आपका राइट है वो आप पाने के हकदार हैं। अगर मान लीजिए कोई आपका राइट है आपके पास, तो उसका मतलब ये होता है कि आप उस चीज को पाने के हकदार हैं, कोई आपको छीन नहीं सकता है। और अगर कोई पर्सन उसको छीनने की कोशिश करता है बेटा, अगर कोई पर्सन उसको छीनने की कोशिश कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं? आप उसके खिलाफ कंप्लेन करेंगे और आपकी बात वहां सुनी जाएगी, कोर्ट द्वारा सुनी जाएगी, कोर्ट से उसको फटकार लगेगी, है ना? उसको पनिशमेंट मिलेगा। ये मतलब होता है राइट का। राइट का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको जो राइट मिला हुआ है, अगर वो काम आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप कंप्लेन करेंगे। कंप्लेन करने पर गवर्नमेंट आपके पक्ष में खड़े होकर उस व्यक्ति को दंडित करेगी, पनिशमेंट देगी। क्लियर है? ये बात आपको क्लियर होगी। मेरा क्वेश्चन ये था कि ये राइट हमें देता कौन है? हु प्रोवाइड राइट अस? हु प्रोवाइड राइट अस? हमें राइट कौन प्रोवाइड करता है? तो हमें राइट प्रोवाइड करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखिएगा, हमें ये राइट प्रोवाइड कौन करता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, यही आपको राइट प्रोवाइड करता है। यही आपको क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड करता है आपको क्या? राइट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है आपको? यही आपको राइट प्रोवाइड करता है। ठीक है? इनमें भी कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, कुछ जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनको जान लीजिए। फंडामेंटल राइट कौन कौन से हैं बेटा? हमारे पास फंडामेंटल राइट कौन कौन से हैं? तो कुछ नाम जान लेते हैं, कुछ बाद में जान लेंगे, है ना? टोटल फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? 6 हैं। याद कर लीजिए नंबर, ये नंबर आप लर्न कर लीजिए कि टोटल फंडामेंटल राइट कितने हैं हमारे पास? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। फर्स्ट फंडामेंटल राइट हमारा कौन है? राइट टू इक्वलिटी। फर्स्ट फंडामेंटल राइट हमारा कौन सा है? राइट टू इक्वलिटी। और यही चैप्टर है हमारा, इसी इक्वलिटी के बारे में हमें पढ़ना भी है। राइट टू इक्वलिटी हमारा फर्स्ट फंडामेंटल राइट है और इसी जो आपका जो चैप्टर है वो भी इक्वलिटी का है। तो इसका मतलब ये कि इसी चैप्टर में हम लोग इसी राइट के बारे में सब कुछ पढ़ने वाले हैं।
क्लियर है? सेकेंड फंडामेंटल राइट क्या है हमारा? राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, ये राइट है हमारा। थर्ड हमारा क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये 3 राइट्स हैं। अभी आप 3 राइट्स पढ़ लीजिए, अभी आप केवल 3 राइट्स नोट कर लीजिए, बिकॉज आप अभी मैं इकट्ठा सब राइट बता दूंगा आपको, तो आपको भी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। आप केवल अभी कितना समझ लीजिए, केवल 3 राइट समझ लीजिए, ठीक है। ये अच्छा, ऐसा कर, नोट कर रहे हैं क्या आप लोग? नोट कर रहे हैं क्या? नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए। अच्छा, मैं म्यूट कर देता हूं, फिर आपसे पूछता हूं। नोट कर रहे हैं क्या? यस सर, राइट। हाँ, नोट कर लीजिए, क्या लिखा है? नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। सर थर्ड वाले ऑप्शन में क्या लिखा है? सर प्लीज साइड। हाँ, सर लास्ट वाले में क्या लिखा है? राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। 2 हटा दीजिए। सर एक्सप्लॉयटेशन मींस क्या होता है? एक्सप्लॉयटेशन अभी मैं बताऊंगा, एक्सप्लॉयटेशन मतलब बता देता हूं। आवाज आ रही है बेटा आप लोगों की? बहुत तेज बारिश हो रही है। नोट हो गया? यस सर नोट। यस सर। नेक्स्ट नोट करिए, नोट ही कर लीजिए फिर। यस सर। नोट करिए। तो 4th नंबर में क्या लिखा है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस। रिलीजन कर लीजिए। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट।
ये है, नोट कर लीजिए इनको। सभी हो गए, 6 हो गए आपके। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडाइज होते हैं। हाँ, टोटल 6 हैं, टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स, टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं आपके, ठीक है ना। इन कॉन्स्टिट्यूशन तो लास्ट में क्या लिखा है? लास्ट में देखिए, ये लास्ट में दिया राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडाइज, रेमिडाइज REMEDIES। दिख रहा है बेटा? यस सर। यस सर। अभी आपको जो पढ़ना है, अभी आपको जो पढ़ना है वो ये वाला राइट पढ़ना है आपको, ये फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। अभी सेकंड वाला भी हम लोग देखेंगे, फर्स्ट और सेकंड ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ना है। थर्ड नहीं पढ़ना है आपको, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स ये नहीं पढ़ना है, आपके चैप्टर में नहीं है। केवल अभी आपको फर्स्ट और सेकंड के बारे में दिया है, वो भी थोड़ा सा ही दिया हुआ है आपके चैप्टर में, थोड़ा सा दिया हुआ है, डिटेल बहुत ज्यादा दिया हुआ है समझाने के लिए आपको, बाकी बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं है। राइट टू इक्वलिटी में बहुत बातें हैं, राइट टू इक्वलिटी में बहुत बातें हैं, राइट टू फ्रीडम में भी बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन आपके चैप्टर में केवल थोड़ा सा समझाने के लिए आपको दिया है। इन ये जो मैंने 6 बताए हैं एक्स्ट्रा हैं, आपको 7, 8 में काम आएंगे, अभी से जान लेंगे तो अच्छा है, ठीक है। आप चाहें तो इनका आर्टिकल नोट कर सकते हैं, मैं आर्टिकल अगर आपको नोट करा दूं तो आप लोग नोट कर लेंगे। यस सर। आर्टिकल, आर्टिकल मतलब सर आर्टिकल नोट कर लीजिए, फिर मतलब मैं बता देता हूं। आर्टिकल नोट कर लीजिए, मतलब मैं बता देता हूं। राइट टू इक्वलिटी ये है आपका आर्टिकल 14 से कहां तक है, 18 तक है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम आपका कहां पर है? लास्ट वाले में क्या लिखा है 6 नंबर में? आर्टिकल 19 से आपका 22 तक है, ठीक है। लास्ट वाले में लिखा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल, आर्टिकल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडाइज। आर्टिकल हम बता रहे हैं, आप केवल नोट कर लीजिए, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये आपका दिया है आर्टिकल 23 to 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये है आपका आर्टिकल 25 to 28, आर्टिकल 25 to 28। मुझे याद है, आपको भी याद हो जाएंगे, जब आप लोग 2-3 बार इसको देखेंगे तो आपको लर्न हो जाएंगे, ठीक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ये है आपका आर्टिकल, दिख रहा है ये लास्ट में जो मैं नोट कर रहा हूं, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आप बताइए। यस सर, यस सर। यस सर दिख रहा है। तो वो वाला नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। वाला आर्टिकल 29 to 30 सर दिख रहा है। और लास्ट में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल, इसमें केवल एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 32। अगर ये आप लोग याद कर ले गए तो आप लोग क्लास 7th के सबसे अच्छे बच्चे हो जाओगे, है ना, तो गुड स्टूडेंट बन जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको कुछ भूल जाए, अगर आप भूलने वाले स्टूडेंट हैं तो आप केवल 2 ही याद कर लीजिएगा, फर्स्ट और सेकंड, राइट टू इक्वलिटी और राइट टू फ्रीडम। कम से कम इसे तो लर्न कर ही लीजिएगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए कि राइट टू इक्वलिटी का मतलब ये है कि आर्टिकल 14-18 का मतलब ये है कि राइट टू इक्वलिटी के बारे में कहां बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में ही, यानी 14 वाला भी और 18 वाला भी,
ये 14, 15, 16, 17, 18 याद रखिएगा। 14, 15, 16, 17, 18 इन सभी में क्या बताया गया है? राइट टू इक्वलिटी। इसके बाद राइट टू फ्रीडम क्या है? आर्टिकल का मतलब बता रहे हैं, अभी केवल आप थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए। आर्टिकल 19 के बाद 20, 21 और 22 ये आपका दिया गया राइट टू फ्रीडम में, और राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आपका केवल 23 और 24 में है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम कहां पर है? आर्टिकल 25 से 28 में है ना। और ये आपका 29 टू 30 यहां पर केवल 2 ही है, यहां पर सिंगल है आर्टिकल 32। अब समझ लीजिए आर्टिकल का मतलब क्या है। बहुत से बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन है, आपके चैप्टर में भी है आर्टिकल। जैसे आपकी ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल, आर्टिकल क्या होता है एक बार में ही समझ में आ जाए, एक बार में ही समझ में आ जाए, 2 बार का काम ना रहे आपके पास। ठीक है, जैसे मेरे पास ये कोई बुक्स रखी है यहां पर, हाँ ठीक है, मेरे पास आर्टिकल में से 31 टू 32 के सेंस में 32 है सर। 31 नहीं है बेटा, 31 आर्टिकल नहीं है, 32 है डायरेक्ट। इसको नोट करिए, आप जो दिया है उसी को नोट कर लो। अभी तुम नोट ही कर रहे हो, समझो आगे आर्टिकल क्या होता है, नहीं फिर पूछोगे कि आर्टिकल क्या होता है। लिसन, देखिए आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल का मतलब होता है, जैसे मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन आपका संविधान है। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान क्या है, ये क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो सीधा सीधा जब हम चैप्टर 3 पढ़ रहे थे और चैप्टर 5 पढ़ रहे थे, वहां पर भी मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जिक्र किया था, समझाया था कि कॉन्स्टिट्यूशन आपकी एक बुक है, एक बहुत बड़ी बुक है, एक पुस्तक है, बहुत बड़ी बुक है जो लिखी गई है। उसमें कुछ लिखा गया है देश के लिए बनाए गए नियम कि देश कैसे चलेगा। बात समझ में आई? ये बात समझ में आई सभी को? यस सर। कॉन्स्टिट्यूशन आपकी एक ऐसी बुक है, एक ऐसी बुक है जहां पर देश कैसे चलेगा, देश में नियम क्या होंगे, रूल्स क्या होंगे, कंट्री उसी को फॉलो करेगा, वो सारे नियम कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, ऐसा डॉक्यूमेंट है जहां पर क्या है, वेयर क्या है, जहां पर बहुत सारी हमारे क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ऐसे नियमों का संग्रह, इज अ सेट ऑफ रूल्स, ये कह सकते हैं। इसको लिखा गया है, किसने लिखा है इसको? तो हम बताएंगे इसको लिखा किसने है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन सीधे सीधे आपको आना चाहिए, इसको राइट किया गया है, इसको राइट किया गया है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इसको तैयार किया गया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। किसके द्वारा तैयार किया गया बेटा? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, जिसको हिंदी में हम कहते हैं संविधान सभा। क्या बोलते हैं? संविधान सभा, यानी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के सभी लोगों ने मिलकर इस पर मंथन किया, कार्य किया, और सभी लोगों ने मिलकर, अच्छा ये कब काम हो रहा है? ये काम कब हो रहा है? जब आपका कंट्री फ्री हो गया था, जब आपका कंट्री फ्री हो गया था। कब फ्री हुआ था आपका कंट्री? 1947 में, 1947 में। लेकिन 1947 के पहले से ही 1946 से इसके बारे में काम शुरू हो गया था। लेकिन वास्तविकता यह है कि 1947 से इसमें काम हुआ, देश तो आजाद हो गया था आपका, कंट्री तो आपका फ्री हो गया था, लेकिन उस कंट्री में रूल्स रेगुलेशन कैसे होंगे? जैसे कोई भी देश होता है तो कोई भी देश ऐसे ही चल रहा है क्या? वहां पर कुछ नियम कानून होंगे ना, वहां पर कुछ रूल्स रेगुलेशन होंगे ना, उसी को तो फॉलो करके कंट्री चलेगा, है ना, उसी को तो फॉलो करके चलेगा। तो उसी लिए देश को कानून की जरूरत थी, देश को रूल्स बनाने की जरूरत थी, नियम बनाने की जरूरत थी कि कंट्री में क्या हिसाब किताब से नियम बनेगा। नहीं तो आपस में सब लोग लड़ाई झगड़ा करके सब लोग एक दूसरे, जो ज्यादा पावरफुल होगा वो दूसरे को, है ना, किसी भी तरह से उसको नुकसान पहुंचाकर शासन कर सकता है। फिर से यहां पर राजाओं का शासन हो जाता, राजाओं का शासन फिर से यहां पर हो जाता, जो पावरफुल होते वो शासन करने लगते, जो गरीब होते वो। लेकिन क्या ऐसा है यहाँ पर? ऐसा नहीं है। अब यहां पर सिस्टम बदल गया है। अब आप लोग अपने
खुद के जो व्यक्ति आप जिसको चाहते हो, आप लोग उसको वोट करते हो, वो गवर्नमेंट में बैठता है। यानी राजा की भूमिका में वो व्यक्ति है जिसको आप चाहते हो, आप जिसको चाहते हो वो राजा बनता है। तो आखिर ये सिस्टम बनाया किसने? ये सिस्टम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये बातें हैं कि इलेक्शन होगा, इलेक्शन होगा, इलेक्शन के बाद लोग बैठेंगे, ठीक है ना। ये सारी बातें बनाया किसने? तो एक वर्ड में आप याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, संविधान सभा। संविधान सभा ने संविधान को तैयार किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को आपको तैयार किया गया। जो एक बुक है बहुत बड़ी, कई इसमें लोग थे, है ना, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो उस समय सहयोग के रूप में अलग अलग उनका कार्य बांट दिया गया था। अभी किसी बच्चे ने कहा कि सर भीमराव अंबेडकर, तो भीमराव अंबेडकर का जहां पर काम आएगा वहां भी हम बताएंगे कि भीमराव अंबेडकर का मुख्य रोल क्या था, विशेष रोल क्या था, ठीक है ना। ये संविधान को तैयार करने में, कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने में आप पूरी तरह से कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का सभी का मिला जुला योगदान था, ठीक है। इसका लेआउट तैयार करने में फिर वो एक अलग मैटर हो जाता है, उसमें फिर नाम आता है इन लोगों का, ठीक है। बस इतना आप याद रखिए, तो क्लियर हो गया होगा। और इसी समय 1947 से लेकर इधर से लेकर कितना समय लग गया था? अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इस पूरे संविधान को बनाने में, रूल्स बनाने में कितना समय लग गया था? क्या एक दिन में बन गया था, कि 2 दिन में बन गया था, कि 1 साल में बन गया था, कि 2 साल में बन गया था? तो याद रख लीजिए, इसको समय लगा था 2 years 11 months and 18 days। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, ये सब बातें आपकी बुक में नहीं होंगी, इसको नोट कर लीजिए, याद रखिएगा, है ना। बार बार नहीं पूछेंगे आप हमसे कि आज हम कॉन्स्टिट्यूशन बता रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सारा क्वेश्चन आज ही मुझसे ले लीजिए। आज ही जो आपको डाउट हो रहा हो, लाइव क्लास आप पढ़ाई कर रहे हैं तो मैं अगर समझा रहा हूं तो आप लोग मुझसे डायरेक्ट पूछ लीजिए कि सर कॉन्स्टिट्यूशन से और कुछ बता दीजिए। फिर आगे मैं किसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करूं कि सर ये यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे है, तो फिर बेसिक बातें नहीं पूछेंगे, बेसिक नहीं पूछेंगे, सर कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, फिर ऐसे नहीं पूछेंगे। अभी कॉन्स्टिट्यूशन समझ लीजिए, जो अभी पूछना होगा तो मैं फिर से बता दूंगा। तो मैंने आपको बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन आपका एक प्रकार का डॉक्यूमेंट्री है, डॉक्यूमेंट है, एक तरह की बुक्स आप समझ लीजिए अपनी भाषा में, जहां पर क्या है, देश के लिए नियम और कानून लिखे हुए हैं, कंट्री हमारा उन्हीं नियमों से चलता है। ये सीधी सीधी बातों में आप समझ लीजिए, पहले सीधी सीधी बातों में ये समझ लीजिए। फिर डिफिनीशन तो इसकी दूसरी डिफिनीशन तो इसी से रिलेटेड होगी ना, डिफिनीशन लर्न कर लेंगे। डिफिनीशन वही होती है जो हम बता रहे हैं, वही डिफिनीशन है, उसकी वर्डिंग थोड़ा अलग हो सकती है, वर्डिंग थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन बात वो वही कह रहा है जो हम लोग समझ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन वही है, एक ऐसी बुक है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जहां पर क्या है, रूल्स रेगुलेशन है ना, रूल्स हैं, और वो किसके लिए बने हुए हैं, कंट्री के लोगों के लिए बने हुए हैं। कंट्री के लिए बना हुआ है कि देश कैसे चलेगा, देश में रहने वाले लोगों को वहां पर राइट मिले हुए हैं, अधिकार मिले हुए हैं कि हर व्यक्ति के पास क्या अधिकार है। भाई सभी जब व्यक्तियों को अधिकार देंगे तभी तो लोग आपस में एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे ना। अगर एक व्यक्ति को अधिकार दे देंगे तो लड़ाई करेगा, लेकिन अगर हम सभी को राइट बराबर दे देंगे तो फिर लड़ाई होगी नहीं। क्योंकि मैंने बताया है कि अगर किसी के राइट को वायलेट किया जाता है तो उसके खिलाफ कंप्लेन हो जाती है, ठीक है ना, उसके खिलाफ कंप्लेन हो जाती है। देखिए टाइम आपका 2 मिनट्स का है। तो ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट हमें क्या मिला हुआ है, फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया है कि सभी जनता को, देश के सभी नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। तो टोटल फंडामेंटल राइट्स कितने मिले हुए हैं? 6 मिले हुए हैं। 6 के 6 हमने यहां पर बता दिए हैं। और हम बात कर रहे थे आर्टिकल की, तो आर्टिकल आप समझ लीजिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब होता है पेज नंबर, एक तरह से पेज नंबर समझ लीजिए। जैसे ये मेरे पास एक बुक है, छोटे बच्चों की यहाँ पर रखी हुई थी, मैंने उसी को उठा लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बुक है, तो मान लीजिए ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन की एक बुक है। इस बुक में मैं अगर आपसे कह रहा हूं कि आपका जो एक राइट टू इक्वालिटी है, जो राइट टू इक्वालिटी है, वो पेज नंबर 14 से 18 में दिया गया है। तो समझ में आ गई बात। आर्टिकल का मतलब एज ए पेज नंबर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब ये है कि अगर बड़ी सी बुक्स है, अगर हमें ढूंढना हो कि राइट टू इक्वालिटी कहां है, तो हम लोग पेज पलटते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे, पता नहीं कहां लिखा है, पता नहीं कहां लिखा है। लेकिन अगर हम उसको पेज नंबर उसका सामने लिख देंगे, अगर हम उसका पेज नंबर सामने लिख देंगे तो आपको पता हो गया कि सर 14 से 18 में है। तो आप ये कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक निकालोगे और यहां से पेज नंबर ढूंढना शुरू करोगे। देखो 9, 11, 12, 13 में राइट टू इक्वालिटी नहीं है, और ये दिया है यहां पर 14, पेज नंबर 14। यहां से इसका मतलब ये है कि यहां हेडिंग पड़ी होगी राइट टू इक्वालिटी, और यहां पर राइट टू इक्वालिटी के बारे में बहुत सारा डिटेल में दिया होगा। अगले पेज नंबर में 15 में भी राइट टू इक्वालिटी के बारे में दिया होगा, 16 में भी राइट टू इक्वालिटी के बारे में दिया होगा,
17 में भी राइट टू क्वालिटी के बारे में दिया होगा, 18 में, 19 में भी दिया होगा, 19 में नहीं दिया होगा, क्योंकि 19 में क्या है, राइट टू फ्रीडम है। 19 में क्या है, राइट टू फ्रीडम। इसका मतलब ये है कि पेज नंबर 18 तक क्या दिया होगा, राइट टू इक्वालिटी। तो ये बुक्स के माध्यम से मैंने आपको बताया कि ऐसे ही एक मोटी सी बुक कॉन्स्टिट्यूशन की एक बुक है, जहां पर राइट टू इक्वालिटी अगर हमें सर्च करना है तो हम कैसे सर्च करेंगे, कैसे पता चलेगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर दिया गया है। तो ये बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है कि कहां पर दिया गया है। तो आप बताएंगे कि सर आर्टिकल 14 से 18 में दिया हुआ, ठीक है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। हाँ बताइए सर। जो सर आपने बताया है सर 1947, सर उसके पहले क्या लिखा है? कहाँ पे सर वो जो सर जो आपने बीच का बताया है सर, क्लास एंड होने वाली है, जल्दी जल्दी पूछिए। बीच में ये हम वीडियो में देख लेंगे। अच्छा, आपने पीछे मैंने बताया था क्या कभी? यस सर। अच्छा, आगे किसी स्टूडेंट ने कोई डाउट कहा था वो जल्दी पूछ लें। यस सर। सर ये